हाय दोस्तों, आज की कहानी है भाई ने किया बहन के साथ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जब रोशनी ने अपने सहेलियों के मुंह से सुना कि कल रोहन भैया मेरे घर आए थे, तब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने मन ही मन तय किया कि आज कॉलेज से सीधा ताई जी के घर पर जाऊंगी और रोहन भैया की अच्छी खबर लूंगी। नाक में दम कर रखा है। भैया ने अपनी हरकतों से लाख बार समझा चुकी हूँ उन्हें, पर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। अपनी इज्जत का तो फलूदा बना ही रहे हैं, साथ ही मेरी भी शिक्षा लेकर करवा रहे हैं। कॉलेज में सारा दिन मैं तमतमाई सी ही रही और कॉलेज छूटते ही मैंने अपनी स्कूटी ताई जी के घर की ओर मोड़ ली। ताई जी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अरे सोनाली, तू इस समय लगता है सीधा कॉलेज से ही आ रही है, तब तो तुझे भी जोर की भूख लगी होगी। चल फटाफट हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं रोहन का खाना ही लगाने जा रही थी। वह भी बस अभी अभी कॉलेज से आया है। ताई जी, खाना तो आप रोहन भैया को ही खिलाइए, मैं तो आज उनका खून पीकर ही अपना पेट भरूंगी, कहकर मैं धड़धड़ाती हुई रोहन भैया के कमरे में घुस गई। अरे मम्मा, आपने इस भूखी शेरनी को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? या तो लगता है मुझे कच्चा ही चबाने आई है। मेरे तेवर और हाव भाव देखकर रोहन भैया पलंग और कुर्सी लांघते हुए भागकर किचन में ताई जी की बगल में आ खड़ा हुए। ताई जी, आप रोहन भैया को समझा दीजिए, मेरा दिमाग और खराब ना करे, वरना मैं या तो इन्हें जान से मार डालूंगी या खुद आत्महत्या कर लूंगी। पक गई हूँ मैं इनकी हरकतों से। बहन, तुम मुझे मारने का आइडिया दिमाग से निकाल दे, उसमें काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कर तू ही आत्महत्या कर ले, वही तेरे लिए सरल और परिवार के लिए कम दुखद होगा। मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू? और हाँ, तुझे रस्सी, चूहा मारने की दवा या रेल समस्या सारणी जो भी चाहिए बता देना, मैं सब उपलब्ध करा दूंगा। मेरे होते हुए तू भाग दौड़ ना करना। रोहन भैया ने ऐसा कहकर मेरे गुस्से की आग में 4 चम्मच घी और उड़ेल दिए। देखा ताई जी कैसा जी जलाते हैं भैया, आप भी इन्हें कुछ नहीं कहती, इसलिए तो बिगड़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है, पहले तू मुझे कुछ बताए तब तो मैं समझूं। तू तो जब से आई है बस खून खराबे की ही बातें किए जा रही है। मैं कुछ समझूं तब तो कुछ बोलूं। ताई जी हंसते हुए बोली। ताई जी, आप इन्हें समझा दीजिए कि मेरी सहेलियों का पीछा करना छोड़ दे। सोनाली गुस्से से बोली। ओ कद्दू, कौन करता है तेरी सहेलियों का पीछा? वही मेरे पीछे पड़ी रहती है। कोई कहती है रोहन जी प्लीज मेरा लाइब्रेरी कार्ड बनवा दीजिए। रोहन भैया, काउंटर पर बड़ी लंबी कतार लगी है, आप प्लीज मेरी फीस जमा करा दीजिए। अब कोई इतने प्यार से विनती करे तो मैं कोई पत्थर दिल तो हूँ नहीं जो पिघलूं ना। छोटे मोटे काम कर देता हूँ, क्या करूँ, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, किसी को मना कर ही नहीं पाता हूँ। अपनी विवशता बताते हुए रोहन बोला। हाँ, जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों उनका काम करते हैं। उन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए भला इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा आपको। अब तुम ही बताओ मम्मा। इस चूहिया की कुछ सहेलियां मेरे पास आकर कहती हैं प्लीज़ रोहन भैया हमारा भला काम करवा दीजिए, तो मैं भला कैसा माना कर सकता हूँ उन्हें। जब उन्होंने मुझे भैया कह दिया तो मेरी मुँह बोली बहनें हो गई ना, और बहनों के प्रति भाई की कुछ जिम्मेदारी बनती है ही कि नहीं। और कुछ कहती है रोहन जी प्लीज़ हमारा भला काम, रोहन जी प्लीज़, कहने वाले के प्रति तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ना जाने भविष्य में इनमें से किसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए। इसलिए उनके काम तो मैं अपनी तथाकथित बहनों के काम से भी ज़्यादा रुचि और मन से करता हूँ।
रोहन, तू सचमुच बिगड़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा नटखटापन अच्छी बात नहीं है। सोनाली तेरी बहन है तो इसकी सहेलियां भी तेरी छोटी बहन ही हुई। तुझे हर एक के साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए। ताई जी उन्हें समझाते हुए बोली, मम्मा अब आप भी सोनाली की भाषा ना बोलिए। जिसने मुझे भैया कह दिया वह तो मेरे लिए सोनाली के ही सामान हो जाती है, पर जो खुद ही मुझे भैया ना कहना चाहे। रोहन जी प्लीज़ कहे तो वहाँ मैं नटखट कैसा हो गया? नटखट तो वह हुई ना। मुझे पता था कि रोहन भैया से बहस में जीतना असंभव है। उनकी वाक्य पटुता ने ही तो उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाकर उन्हें हमारे कॉलेज का हीरो बनाकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। कॉलेज में उनके चाहने वालों की एक लंबी कतार है, इसलिए बहुत सी युक्तियां मुझे पुल बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश में ही किसी न किसी बहाने मेरे आगे पीछे लगाकर मेरा जीना मुश्किल करती रहती हैं। फिर जिनको रोहन भैया थोड़ा भी भाव दे देते हैं वह तो तारीफों के पुल बांधकर उन्हें आकाश पर बैठा देती, और जिन पर उनकी नज़रें इनायत नहीं होती वह उनमें 10 दोष निकाल देती हैं। मेरे लिए दोनों ही तरफ की बातें सुनना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और कई बार अनायास ही मैं लड़कियों से बहस कर बैठती हूँ। रोहन भैया कॉलेज तक तो ठीक था, पर अब तो आपने मेरी सहेलियों के घर के चक्कर काटना और उनके घर जाना भी शुरू कर दिया है। आखिर क्या चाहते हैं आप? सोनाली ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। ए छिपकली, तेरी कौन सी सहेली हूर की परी है जिसके घर के चक्कर में काटने लगा? जरा मैं भी तो सुनूं। रोहन भैया अपने हेकड़ी जमाते हुए बोले, कल अनायिका के घर नहीं गए थे आप? मैंने खा जाने वाली नज़रों से उन्हें घूरा। अच्छा, जिसके घर कल मैं गया था उनका नाम अनायिका है, तब तो निश्चय ही वह हूर की परी होगी। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब कल उसे कॉलेज में गौर से देखूंगा, कहकर रोहन भैया जोर जोर से हंसने लगे। हद हो गई रोहन भैया आपकी बेसब्री की। मैंने भी चिढ़कर अपनी मर्यादा की सीमा नांगते हुए कहा, देख सोनाली, मैं तेरी बात को हंसकर टाल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तू जो मन में आए बोलती जाए। और एक बार साफ साफ सुन ले, मैं नहीं गया था किसी अनायिका के घर का चक्कर काटने। मैं अपने दोस्त संवेक के घर गया था। तेरी उस हूर की परी का घर भी वहीं थी। उसने मुझे देखकर अपने घर आने को कहा तो मैं चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गलती यही है कि आप उसके घर गए। उसने आपको बुलाया या आप वहां गए मैं नहीं जानती, पर आपका अनायिका के घर जाना ही आज कॉलेज में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा था। सब बोल रहे थे कि अनायिका और रोहन के बीच कुछ चल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सब सुनकर मेरा दिमाग कितना खराब होता है। रोज किसी ना किसी के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है। मुझे लग रहा था अब आप सुधर रहे हैं कि तभी अनायिका का नाम लिस्ट में जुड़ गया। मेरा और अनायिका के बीच कुछ चल रहा है। यह बात अनायिका ने मुझे क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी। मुझे भी बता देती तो मैं थोड़ा अपने पर इतरा लेता। रोहन भैया ने चिंतित मुद्रा में मुंह बनाकर कहा, सोनाली, कमी मुझ में नहीं, उन लड़कियों की सोच में है। किसी से दो बातें कर लो तो सीधा चक्कर चलना ही मान बैठती हैं। रोहन भैया मेरी किसी बात को गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं थे। मैं झक मार कर वहाँ से उठ ही गई। ठीक है रोहन भैया, आपके लिए तो हर बात बस मजाक ही होती है, पर कॉलेज में होने वाली बातों का मुझ पर असर पड़ता है। कोई मेरे भाई के बारे में अनाप शनाप कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ।
पहले साल मैं अपना कॉलेज ही बदल लूँगी, न आपके कॉलेज में रहूँगी, न आपके बारे में कुछ सुनूँगी और ना ही मेरा दिमाग खराब होगा। कहकर मैं अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल पड़ी। ओह मधुमक्खी, कॉलेज बदलना तो अकेले ही जाना, अपनी सहेलियों को मत ले जाना, वरना मेरे कॉलेज में तो पतझड़ आ जाएगा। कहकर रोहन भैया फिर हो करके हंसने लगे। मुझे पता था कि रोहन भैया चिकने घड़े हैं, मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी हर 10 से 15 दिन में मैं उनसे इस बात को लेकर बहस कर ही बैठती थी। 12वीं के बाद बीकॉम में जब मुझे दीनदयाल डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिला था तो मैं फूली नहीं समाई थी। नामी गिनामी कॉलेज में एडमिशन पाने की खुशी के साथ साथ एक सुकून का एहसास यह सोच कर भी हो रहा था कि रोहन भैया के होते हुए मुझे किसी काम के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मेरा सारा काम बैठे बिठाए हो जाएगा। रोहन भैया उसी कॉलेज से एमकॉम कर रहे थे और कॉलेज में उनके रोब के किस्से उनके मुंह से सालों से सुनती चली आ रही थी। कॉलेज पहुंची तो सचमुच रोहन भैया की कॉलेज में पहचान देखकर मैं दंग रह गई। छात्र संघ के सक्रिय सदस्य होने के कारण सारे प्रोफेसर और विद्यार्थी न केवल उन्हें अच्छी तरह जानते थे बल्कि वाक्पटुता और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। युवतियों के तो वे खासकर सर्वप्रिय नेता माने जाते थे। उनमें वह किशन कन्हैया के नाम से मशहूर थे। लड़कियां उनके इर्द गिर्द मंडराने के अवसर तलाशती रहती थी। कॉलेज में उनके जलवे देखकर मैं भी अपना सिक्का जमाने के लिए सभी के सामने रोब जमाते हुए यह कहने लगी कि रोहन मेरे भैया हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद से ही मेरी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। रोज कोई ना कोई युवती अपना कोई ना कोई काम लेकर मेरे पास हाजिर हो जाती कि मैं अपने भाई से उसका काम करवा दूं। शुरू में तो मैं बड़े मन से सबके काम करवा देती थी क्योंकि ऐसे छोटे मोटे काम करवाना रोहन भैया के बाएं हाथ का खेल था। पर धीरे धीरे मैं बोर होकर जब उन्हें टालने लगी तब उन्होंने खुद रोहन भैया कहकर अपना काम निकलवाना शुरू कर दिए। युवतियां मुंह पर तो उन्हें भैया कहती लेकिन पीठ पीछे उनको देखकर आहें भरती थी। ये सब देख सुनकर दिन प्रतिदिन मेरा दिमाग खराब होने लगा। रोहन भैया जो घर में एक गिलास पानी तक अपने हाथ से लेकर नहीं पीते हैं, इतनी समाज सेवा क्यों करते हैं। कॉलेज में ये सब भी मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ में आने लगा था। युवतियों को इम्प्रेस करने की कला कोई रोहन से सीखे। रोहन से अपना काम करवाना हो तो किसी सुंदर युवती के माध्यम से कहलवाओ, फिर देखो कैसे चुटकी बजाते काम हो जाता है। जैसी बातें जब मैं सुनती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे लगा कि रोहन भैया को पता नहीं होगा कि उनके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं, तो मैं उन्हें बता दूं ताकि वे समझ जाएं। पर धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया कि दीवार से सिर टकराने का कोई फायदा नहीं है। उनके बारे में कोई क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है, इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे करेंगे अपने मन की ही। मैंने रोहन भैया से इस बारे में कोई भी बात करना बंद कर दिया। मैंने तो अब ध्यान देना ही बंद कर दिया। पर मेरे नाम का इस्तेमाल कर रोहन भैया की ना जाने कितनी मुखमोली बहनें दिन प्रतिदिन बनती रहीं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही साल भर के अंदर मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी के 3 साल बाद रोहन भैया की शादी तय होने की खबर जब मुझे मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे पक्का यकीन था कि रोहन भैया तो प्रेम विवाह ही कर रहे होंगे।
पर जब ताई जी ने बताया कि लड़की उन्होंने पसंद की है तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भाभी सुंदर और समझदार थी। शादी के बाद रोहन भैया के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आ गया। अब वह काफ़ी शांत और गंभीर रहने लगे थे। कॉलेज के समय वाली बदतमीजी अब कहीं उनके स्वभाव में नहीं दिखती थी। साल भर तक तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह चला, पर अचानक ना जाने क्या हुआ कि भैया भाभी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उनके बीच अक्सर बहस होने लगी। ताई जी के लाख पूछने पर भी दोनों में से कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं होता। उसी दौरान मैं मायके गई थी तो ताई जी के यहाँ भी सबसे मिलने चली गई। ताई जी ने उन लोगों के बिगड़ते रिश्ते के बारे में बताते हुए मुझे भाभी से बात करके कारण जानने को कहा। पहले तो भाभी ने बात को टालना चाहा, किंतु मेरे हट पकड़ लेने पर उन्होंने जो कहा उस पर यकीन करना मुश्किल था। भाभी ने कहा, रोहन का शक्की स्वभाव उनके वैवाहिक जीवन पर ग्रहण लगा रहा है। मेरे एक मुंह बोले भाई को लेकर इनके मन में शक का कीड़ा कुलबुला रहा है। मैं उन्हें हर तरह से समझा चुका हूँ कि उसके साथ मेरा भाई बहन के अलावा और किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, पर इन्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है। मेरी हर बात के जवाब में बस यही कहते हैं, ये मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, मुझे ना समझाओ। किसी अमर्यादित रिश्ते पर पर्दा डालने के लिए मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन का जन्म होता है। इनका कहना है कि या तो अपने मुंह बोले भाई से ही रिश्ता रख लो या मुझसे। अब तुम ही बताओ, इतने सालों का रिश्ता क्या कहकर खत्म करूं? कितने अपमान की बात है मेरे लिए इतना बड़ा आरोप सहना। मैंने भाभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं भैया से बात करती हूँ। मैं जब रोहन भैया से इस बारे में बात करने गई तो बात शुरू करने से पहले ही उन्होंने मेरे मुंह यह कहकर बंद कर दिया, सोनाली अगर तुम मुझे कुछ समझाने आई हो तो बेहतर होगा कि वापस चली जाओ। रोहन भैया के रूखे व्यवहार के आगे तो मेरी बात शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बात बात पर उनसे झगड़ने और बहस कर बैठने वाली मुझ सोनाली की बोलती ही बंद हो गई। पर बात चूंकि उनके वैवाहिक रिश्ते को बचाने की थी, इसलिए हिम्मत करके मैं उनके पास बैठ गई। रोहन भैया, बात इतनी बड़ी नहीं है कि आपने अपना और भाभी का रिश्ता दांव पर लगा दिया है। भाभी कह रही है कि उनका मुंहबोला भाई है, तो उनकी बात का आप यकीन क्यों नहीं करते हैं? आखिर कॉलेज में आपकी भी तो कई मुंह बोली बहनें थीं। फिर मैं आगे कुछ और बोलूं उससे पहले ही रोहन भैया वहां से उठ खड़े हुए। हाँ सोनाली, मेरी कई मुंहबोली बहनें थी और मैं कईयों का मुंहबोला भाई था, इसलिए इस रिश्ते की हकीकत मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कह दो अपनी भाभी से, या तो मैं या वह मुंहबोला भाई, जिसे चुनना है चुन ले। मैं अवाक सी भैया का मुंह देखती रह गई। कॉलेज वाले भैया तो वह थे ही नहीं जिससे मैं कुछ बहस कर सकती। रोहन भैया कहने वाली कॉलेज की बहनों का उन्हें देखकर आहें भरना मैं भी कहाँ भूल पाई थी कि किसी तरह का दर्द देकर उनकी सोच को ठुकराने की कोशिश करने की हिम्मत जुटा पाती। मेरे पास भाभी को समझाने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं बचा था। रोहन भैया का शक उनके अपने अनुभव पर आधारित था। ना जाने मुंहबोले भाई बहन के रिश्ते को उन्होंने किस तरह जिया था। दुनिया को तो वह अपने ही अनुभव के आधार पर देखेंगे। रिश्ता बचाना है तो आपके सामने रोहन भैया की शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है भाभी।
क्योंकि उनका शक उनके अनुभव पर आधारित है और अपने ही अनुभव को भला वह कैसे नकार सकते हैं। रिश्ता बचाने के लिए त्याग आपको ही करना पड़ेगा। भारी मन से भाभी से यह सब कहकर मैं चुपचाप अपने घर की ओर चल दी।